अगेन क्वेश्चन नंबर 6.5 और ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो हमको ध्यान से समझना है। इसका ए पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि द कॉजिंग ऑफ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न अप ड्यू टू द फ्रिक्शन at whose expense in the heat energy required for the burning obtained the rocket or the atmosphere। कहाँ से वो रॉकेट को बर्न करने के लिए एनर्जी लाएगा। ओके यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि अगर हम काइनेटिक टोटल एनर्जी की बात करें ई, फर्स्ट वाला पार्ट हम देख रहे हैं, टोटल एनर्जी की बात करें ई तो वो होगा mgh उसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ mv² उसका काइनेटिक एनर्जी। और गैसेस धीरे धीरे बर्न हो रही है, मास उसका रिड्यूस होगा तो टोटल एनर्जी भी रिड्यूस होगी। टोटल एनर्जी रिड्यूस होगी तो वो एनर्जी लाएगा कहाँ से? बाय बर्निंग। ओके या फिर हम बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि एयर फ्रिक्शन के कारण वो बर्न हो जाता है। ओके तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू लॉस इन मास the energy will reduce and it will get the energy from the rocket by burning it। okay it will get energy from a rocket। ओके बी वाला पार्ट हम देखते हैं। बी वाले पार्ट में उसने पूछा है कमेट्स मूव अराउंड द सन in highly elliptical orbit। ठीक है the gravitational force on the comet due to the sun is not normal to the comet's velocity। okay वो elliptical orbit में मूव करता है, ये elliptical orbit में मूव करता है और अगर हम velocity की बात करें और gravitational force की बात करें तो ये एक दूसरे के पर परपेंडिकुलर नहीं होंगे, तो फिर वर्क डन जीरो क्यों होगा? ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल। okay the comet's velocity in general, okay yet the work done by the gravitational force over the every complete orbit is zero। why? क्यों जीरो होता है? क्योंकि जब वो कंप्लीट करता है ऑर्बिट तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने के कारण वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे दस सिंस आफ्टर कंप्लीशन, okay after completion of one revolution okay it is a conservative force। तो वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो। एक क्लोज पाथ पे जब वो मूव करेगा तो वर्क डन ज़ीरो होगा। ओके आफ्टर द कंप्लीट रिवॉल्यूशन वर्क डन is equal to 0 since gravitational force is conservative force। gravitational force is conservative force। फोर्स है ना, यहाँ पे हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट विल डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो ऑन द कंप्लीट सर्कल, ऑन द कंप्लीट रिवॉल्यूशन इट विल अगेन मूविंग ऑन द सेम पॉइंट, सो द वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ओके तो यहाँ पर बी हमको समझ में आया। सी हम देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन एवरी थिन एटमॉस्फेरिक losses its energy gradually due to the dissipation against the atmospheric resistance, however small। why then does its speed increase progressively as it comes closer to the earth? तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि जब वो सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में, क्योंकि बहुत ऊपर जाके अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है, थिन एटमॉस्फेयर लॉस, तो वहाँ पर फ्रिक्शन के कारण उसका एनर्जी का लॉस होता है। ओके पर फिर भी उसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके एनर्जी की बात करें
तो यहाँ पर एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, या फिर पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और कुछ एनर्जी का लॉस, विथ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस के कारण बहुत कम अमाउंट में एनर्जी का लॉस होता है, फिर भी उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता जाता है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो यही हमको समझना है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डी पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से हमको समझना है। इन फिगर 6.13 फर्स्ट, ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है मैन वॉक्स टू मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 kg। 15 kg का मास 2 मीटर डिस्टेंस पर वो कैरी करके चलता है, ऐसा आगे बढ़ता है। ओके, तो अगर हम वर्क डन की बात करें एंड इन फिगर, पहले हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। इन फिगर 6.13 ही वॉक्स सेम डिस्टेंस, ओके, पुलिंग द रोप बिहाइंड हिम, यहाँ पर हमको दिख रहा है। ओके, तो द रोप गोज ओवर द पुली, ओके, एंड द मास ऑफ द 15 kg हैंग्स एट इट्स अदर एंड, है ना, यहाँ पर लगा हुआ है 15 kg का, ये ऊपर जा रहा है। इन विच केस वर्क डन इज ग्रेटर, है ना। तो डी वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं तो हमको सेपरेट करने में इजी रहेगा। ओके, तो अगर हम 6.13 का फर्स्ट वाला केस देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और उसका मोशन 2 मीटर हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो वर्क डन इक्वल टू 0 होगा बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वहाँ पर तो वर्क डन 0 होगा। सेकेंड केस देखें, 6.13 का सेकेंड वाला पार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम उस ब्लॉक की बात करें तो वो ऊपर जा रहा है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ओके, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर हम देखें तो माइनस mgh होगा। कितना होगा? माइनस mgh। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, m का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 15 kg, सो 15, g का वैल्यू हम 9.8 ले लेते हैं और h का वैल्यू यहाँ पर 2 मीटर गिवन है ना, वो 2 मीटर आगे जाएगा। तो ये हो जाएगा, एक मिनट हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इट विल बी अप्रोक्सीमेट 300 के आसपास होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेट 300। ओके, अप्रोक्सीमेट 300 जूल। तो सेकेंड केस में उसको अप्रोक्सीमेट 300 जूल वर्क करना पड़ेगा। नेगेटिव इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होगा पर उसका वर्क तो पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय मैन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो माइनस 300 दैट इज इक्वल टू प्लस 300 जूल। ओके, तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी सेकेंड केस में देख रहे हैं हम, वो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उसको, फर्स्ट केस में इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, इट इज़ इक्वल टू 0।